नेक्स्ट टॉपिक है फूड स्टोरेज इन इंडिया। तो यह न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है। तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहले है खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, खाद्यान्न बर्बादी को कम करना, किसानों को सशक्त बनाना। इसके लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों के स्तर पर गोदाम और कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। तो इस योजना में क्या किया जाएगा? बेसिकली पैक्स के माध्यम से जो कृषि अवसंरचना है उसका निर्माण किया जाएगा और उनका संचालन किया जाएगा। कार्यान्वयन कौन करेगा? इसके तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। सहकारिता मंत्रालय अलग अलग राज्यों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट योजना लागू करेगा। इससे पेशेवर तरीके से योजना का समय पर और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। इसके बाद है अलग अलग योजनाओं के समन्वय। तो जो सहकारी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की जा रही है इसको कैसे किया जाएगा? तो अलग अलग योजनाओं का इसमें कन्वर्जेंस या फिर आपस में मिलाया जाएगा, आपस में अभिसरण किया जाएगा। इस योजना के तहत अनाज भंडारण योजना के तहत समन्वय के लिए कई योजनाओं की पहचान की गई है। तो किन किन योजनाओं को आपस में मिलाया जाएगा इसमें? सबसे पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जो कृषि अवसंरचना कोष उनका जो कृषि अवसंरचना कोष है उसको कृषि विपणन अवसंरचना योजना है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन है। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। तो इन 4 योजनाएं को कृषि मंत्रालय से लिया जाएगा। और इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का औपचारिकरण PMFME फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस का औपचारिकरण योजना। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न आवंटन। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद। तो इन सब योजनाओं को आपस में मिलाकर एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें सहकारी समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से अनाज भंडारण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं भारत में अनाज भंडारण और प्रबंधन की क्या प्रणाली है। तो वर्तमान में कुल उत्पादन कितना है? तो 310 मिलियन टन, 310 MMT मिलियन मेट्रिक टन इतना उत्पादन होता है भारत में। अनाज की खरीद के लिए व्यवस्था क्या है? तो अभी अनाज की खरीद के लिए एक प्रकार से केंद्रीकृत खरीद प्रणाली को अपनाया जाता है। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। केंद्रीय पूल में अनाज की खरीद या तो सीधे FCI द्वारा या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है। हालांकि राज्य की ऐसी एजेंसियां जो अनाज खरीदती हैं उन्हें FCI को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले या तो FCI खरीद करती है या फिर कोई राज्य की एजेंसी खरीद करती है। लेकिन राज्य की एजेंसी अगर खरीद करेगी तो अंततः वो किसको, जो भी अनाज खरीदा हुआ है उसको किसको दे देगी? FCI को दे देती है। इसके बाद है विकेंद्रीकृत खरीद योजना। इस योजना को 1997-98 में शुरू किया गया। इसके तहत अनाज की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न का वितरण। तो खाद्यान्नों का वितरण कैसे किया जाता है? केंद्र सरकार FCI के जरिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण व परिवहन संबंधी कार्यकलापों को देखती है। इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न का थोक आवंटन किया जाता है। लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। लाभार्थियों को खाद्य वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। इसके लिए राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्य करती हैं। सबसे पहले है राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन संबंधी कार्य। दूसरा है पात्र परिवारों की पहचान करना। इसके बाद है तो यह कार्य कौन करती है? राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन का कार्य कौन करती है? राज्य सरकार करती है। फिर इसके बाद राज्य सरकार पात्र परिवारों की पहचान करती है, राशन कार्ड उनके लिए जारी करती है। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज की देखरेख करती है। भारत में अगर खाद्यान्न भंडारण देखें, कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें तो यह कितना हो चुका है? 315। और जबकि भंडारण क्षमता हमारी कितनी है?
तो भंडारण क्षमता भारत में लगभग 147 MMT है, और जो उत्पादन है कितना है 310 MMT। तो ऐसे में देखें तो जो कुल क्षमता है वह कुल उत्पादन का कितने 47% के आसपास ही है। अब इस बात देखते हैं कि भारत में प्रभावी खाद्य भंडारण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। तो बैकवर्ड, सबसे पहला है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने हेतु। तो इसके तहत अगर देखें, एक प्रभावी भंडारण प्रणाली किसानों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे फॉरवर्ड लिंकेज सिस्टम की भी मदद करती है। नेक्स्ट क्या है, स्थानीय भंडारण प्रणालियों का अभाव। तो अभी स्थानीय भंडारण प्रणाली का अभाव है, इसलिए हमें खाद्य भंडारण की प्रभावी खाद्य भंडारण की आवश्यकता है। तो कैसे अभाव है, घरेलू क्षेत्र द्वारा कुल उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा अपने पास रखा जाता है। इसके अलावा अनुचित भंडारण के कारण खेत के स्तर पर ही अत्यधिक मात्रा में अनाज की बर्बादी होती है। इसके अलावा देखें तो भंडारण व्यवस्था का अनुचित प्रबंधन, कैसे इससे खाद्य भंडारण को नुकसान होता है। तो प्राय गोदाम में भंडारित अनाज को उसकी सेल्फ लाइफ से अधिक समय तक रखा जाता है। नतीजतन इस तरह के लंबे भंडारण से अनाज को चूहों, नमी, पक्षियों और कीटों से नुकसान का जोखिम होता है। इसके अलावा है अवैज्ञानिक भंडारण प्रणाली, लगभग 80% हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग सुविधाओं को अब तक मशीनीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा अनाज और अन्य कृषि वस्तुओं को लोड करने, उतारने तथा प्रबंधित करने के लिए आज भी पारंपरिक मैनुअल तरीके का उपयोग किया जाता है। भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता न होना। तो वर्तमान में जो जितनी भंडारण सुविधाएं हैं वह केवल कितनी है 47% है कुल उत्पादन क्षमता के। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मुद्दे। तो कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मुद्दे कौन से हैं, भारत में कोल्ड स्टोरेज क्षमता के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। आज भी पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर निर्भरता अधिक है। सभी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अधिकांश कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में ही है। आगे की राय क्या होगी, तो आगे की राय है सबसे पहले फार्म गेट, अर्थात खेत के स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करना। फार्म गेट अर्थात खेत के स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करना चाहिए। इसके लिए परिवहन लिंक के साथ साथ ग्राम स्तर पर अनाज एकत्रण केंद्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक केंद्र आधुनिक पैक हाउस और फसल समूह केंद्र से युक्त होने चाहिए। यहाँ पर किसान बागवानी उत्पाद जैसे फल, सब्जी, औषधि की आसानी से धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विकेंद्रीकरण। इस संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों के साथ अधिक से अधिक जिम्मेदारियां साझा की जा सकती हैं। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि शामिल है। इसके बाद है सुखाना, पर्याप्त हवा, बातन और तापमान नियंत्रण करना, ड्राइंग, एरेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। उचित नमी और तापमान यह निर्धारित करते हैं कि अनाज अपनी गुणवत्ता खोए बिना कितने समय तक भंडार में रह सकता है। इसलिए इन संकेतों के अनुसार भंडारण की पद्धतियों तथा प्रबंधन में बदलाव किया जाना चाहिए। पारंपरिक तरीकों को मजबूत करना। भंडारण के पारंपरिक साधनों को आधुनिक इनपुट की सहायता से मजबूत बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बांस की संरचना और मिट्टी तथा गीली मिट्टी की संरचना का उपयोग करना। कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज पद्धति का उपयोग नहीं करना। कैप पद्धति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही कैप पद्धति के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय तक कोई अनाज स्टॉक नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय साइलो बैग तकनीक और पारंपरिक भंडारण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके तहत सरकार भंडारण, गोदाम, कोल्ड चेन स्टोरेज आदि में निवेश करने के लिए किसान उत्पादक संगठन को ऋण की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके बाद है अनाज भंडारण के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को अपनाने से अनाज प्रबंधन में मदद मिल सकती है। अनाज की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए रियल टाइम में सेंसर आधारित डेटा का उपयोग करके तापमान तथा नमी जैसे घटकों को नियंत्रित किया जा सकता है।